हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने क्लास 10th हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सारे ही टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे पहले हम बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। आप सभी के लिए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को रिवाइज करना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है The Rise of Nationalism in Europe, Important Events। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हमने इस चैप्टर में कई सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को पढ़ा और अच्छे से समझा, लेकिन एग्जाम्स में इन सभी इवेंट्स को याद करना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर एक टाइमलाइन को क्रिएट किया है, जिसमें मैंने ईयर वाइज सारे ही इवेंट्स को अरेंज किया है, ताकि आप सबके लिए आसान हो जाए एग्जाम्स के समय में इन सभी इवेंट्स को याद करना और रिवाइज करना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इवेंट के साथ, जो हुआ था 1707 में। तो 1707 में, जैसे कि हमने पढ़ा है, एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया था इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में, जिसके बाद फॉर्मेशन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो कब हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन साइन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में? 1707 में। उसके बाद आता है 1789। ये एक काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, जिसके बारे में हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1789 में शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसके बाद फ्रांस में सत्ता बदल गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप कर दिया गया था। 1789 के बाद आगे बढ़ते हैं 1797 में। 1797 में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ था और उन्होंने इन्वेड किया था इटली पर, जिसके बाद स्टार्ट हुई थी नेपोलियनिक वॉर्स। हमने अपने लेक्चर्स में ये पढ़ा है फ्लो चार्ट की मदद से कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट इटली को इन्वेड करते हैं और उसके बाद रेवोल्यूशनरी वॉर्स नेपोलियनिक वॉर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद आता है 1801, जब आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। हमने ये पढ़ रखा है कि किस तरीके से आयरलैंड को जबरदस्ती शामिल किया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, जिसके बाद फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का, जो बाद में किस में बदल जाता है? नॉर्दर्न आयरलैंड में। उसके बाद चलते हैं 1804 में, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इस ईयर में नेपोलियन अपने आप को एम्परर घोषित कर देते हैं फ्रांस का। और जब एक बार नेपोलियन एम्परर बन जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं? हमने नेपोलियनिक कोड्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर 1804 में नेपोलियन इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने नेपोलियनिक कोड्स को, जिन्हें सिविल कोड्स ऑफ 1804 भी बोला जाता है। 1804 के बाद आता है 1815, जिस साल कई सारे इवेंट्स हुए थे। सबसे पहले यहाँ पर नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया था, किसके द्वारा? यूरोपियन पावर्स द्वारा, मतलब ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। तो 1815 में कई सारी वॉर्स होती हैं, जिसके बाद नेपोलियन को हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में बाय यूरोपियन पावर्स। और जब नेपोलियन को हरा दिया जाता है तो उसके बाद एक ट्रीटी को साइन किया जाता है, जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना को 1815 में साइन किया जाता है बाय यूरोपियन पावर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर होते हैं 1815 में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1821 में, जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई थी। हमने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने ये समझा था कि किस तरीके से ग्रीक्स एक वॉर लड़ते हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, जो कि एक इस्लामिक एम्पायर था। तो उस वॉर की शुरुआत कब हुई थी? 1821 में। अब आगे बढ़ते हैं
1830 में 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, जिसके बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप कर दिया गया था। उसके बाद आता है 1831। 1831 में ज्यूसेppe मज़ीनी यंग इटली को फॉर्म करते हैं। हमने हमारे लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि किस तरीके से मज़ीनी दो सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म करते हैं, जिसमें से एक सीक्रेट सोसाइटी होती है यंग इटली, जिसे इटली के यूनिफिकेशन के लिए फॉर्म किया जाता है। तो कब फॉर्म होती है यंग इटली? 1831 में। और इसी साल रशियन रूल के अगेंस्ट भी पोलैंड के अंदर एक आर्म्ड रिबेलियन छेड़ा जाता है। आप सभी को याद होगा, हमने रोमांटिक नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। वहां पर मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरीके से पोलैंड के रीजन के अंदर रशियन रूल था और रशियंस वहां पे अपनी लैंग्वेज को जबरदस्ती इम्पोज कर रहे थे पोलिश लोगों के ऊपर, जिसके वजह से उन्होंने आर्म्ड रिबेलियन छेड़ दिया था रशियन रूल के अगेंस्ट। तो ये भी कब हुआ था? 1831 में। अब आगे बढ़ते हैं 1832 में। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या थी? आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था कि इसी ट्रीटी की मदद से ग्रीस को रिकॉग्नाइज किया गया था एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तरह। तो ये वो ट्रीटी थी जिसके वजह से ग्रीक्स को आजादी मिली थी। और ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1832 में। उसके बाद चलते हैं 1834 में, जब एक इम्पोर्टेंट कस्टम्स यूनियन को फॉर्म किया गया था, जिसका नाम क्या था? ज़ोल्वेरेन। तो ज़ोल्वेरेन का फॉर्मेशन हुआ था 1834 में। हमने ज़ोल्वेरेन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था और ये समझा था कि कैसे ज़ोल्वेरेन को फॉर्म किया गया था यूनिफिकेशन के लिए जर्मन स्टेट्स की, ताकि जर्मन स्टेट्स के बीच में ट्रेड आसानी से हो सके, सिंपल हो सके, चीप बन सके और लोग एक दूसरे के साथ यूनिफाई हो सके। तो ज़ोल्वेरेन फॉर्म हुआ 1834 में। उसके बाद नेक्स्ट है 1845। 1845 में सिलेशियन वीवर्स रिवॉल्ट हुआ था। हमने पॉपुलर रिवॉल्ट्स के लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरीके से 1845 में सिलेशिया के जो वीवर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट छेड़ देते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ईयर है आप सभी के लिए। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर, और वो ईयर है 1848, क्योंकि इस एक साल में कई सारे इवेंट्स हुए। सबसे पहले तो यहाँ पर पेरिस रेवोल्यूशन हुआ था। क्यों हुआ था पेरिस रेवोल्यूशन? इकोनॉमिक हार्डशिप्स के वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पर पेरिस रेवोल्यूशन हुआ था 1848 में। उसके बाद यूरोप के कई सारे रीजन्स में लिबरल्स ने रेवोल्यूशंस को छेड़ दिया था और इसीलिए 1848 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। और इसी साल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को भी फॉर्म किया गया था जर्मन स्टेट्स के लिए, यानी कि नेशनल असेंबली को फॉर्म किया गया था जर्मन स्टेट्स के लिए। तो 1848 में कई सारी रेवोल्यूशंस होती हैं और ये वही साल था जिसके बाद यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब भी कहीं ना कहीं बदल जाता है और साथ ही साथ यूनिफिकेशन भी होता है जर्मनी और इटली का। 1848 की अगर हम बात करें तो इस साल एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। आप सबको याद होगा 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी, जिस पेंटिंग का नाम था लिव पैक्ट, जिसमें उन्होंने एक यूटोपियन विजन देखा था नेशन स्टेट्स का। वो पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में ही, इसीलिए ये साल ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 1848 के बाद आगे बढ़ते हैं 1859 में। 1859 में सर्दिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया था फ्रांस के साथ मिलकर। आप सभी को याद होगा, हमने इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमने ये समझा था कि किस तरीके से सर्दिनिया पीडमोंट यूनिफिकेशन के लिए ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर लड़ता है और उसमें वो एक अलायंस बनाता है फ्रांस के साथ। तो यहाँ पर 1859 में ही ये वॉर लड़ी जाती है। आगे बढ़ते हैं 1861 में। 1861 में
विक्टर इमानुएल II को किंग बनाया जाता है यूनाइटेड इटली का। अब विक्टर इमानुएल II कौन थे? ये राजा थे सर्दिनिया पीडमोंट के। तो जब यूनिफिकेशन होता है इटली का, उसके बाद इनको ही राजा बना दिया जाता है यूनाइटेड इटली का। कब? 1861 में। अब 1861 के बाद आगे बढ़ते हैं 1871 में। 1871 में क्रिएशन होता है न्यू जर्मन एम्पायर का। आप सभी को याद होगा, हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में एक लेक्चर में पढ़ा था, जहां पर हमने ये समझा था कि किस तरीके से प्रशिया लीड करता है यूनिफिकेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर 1871 में ही न्यू जर्मन एम्पायर का क्रिएशन होता है और इस न्यू जर्मन एम्पायर के एम्परर यानी कि काइजर बनते हैं विलियम I। विलियम I कौन थे? प्रशिया के किंग थे। तो यहाँ पर 1871 में न्यू जर्मन एम्पायर का क्रिएशन हो जाता है, मतलब कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आता है 1912। 1912 में हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में कि किस तरीके से बाल्कन रीजन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो 1912 में ही शुरुआत होती है बाल्कन वॉर्स की, यानी कि बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट्स की, जहां पर बाल्कन स्टेट्स अपने इंडिपेंडेंस के लिए भी लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ती हैं ज्यादा टेरिटरीज के लिए, और साथ ही साथ मेजर यूरोपियन पावर्स भी इन कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल हो जाती हैं। तो 1912 में बाल्कन वॉर्स की शुरुआत हो जाती है और इन्हीं वॉर्स के वजह से फिर 1914 में द वर्ल्ड वॉर I की शुरुआत हो जाती है। तो मतलब इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से 1914 में क्या होता है? पहला विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में समझ लिया है, एक बार रिवाइज कर लिया है उन सभी इवेंट्स को जिनके बारे में हमने चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा है। तो इसी के साथ ये सभी इवेंट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं और हमारा सबसे पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में कई सारे यूरोप की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ, कैसे ये आइडिया पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ, किस तरीके से नेशन स्टेट्स का क्रिएशन हुआ। अब हम तैयार हैं इस चैप्टर के बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम था इम्पोर्टेंट इवेंट्स, यहीं पर खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर हम मिलकर बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।